स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आज के इस एपिसोड में बात होगी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई 2023 की। वर्ल्ड बैंक ने 2023 की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। ये किसी देश की उस एबिलिटी को मेज़र करने का एक पैमाना है जिससे किसी दूसरे देश को भेजे गए उसके सामान की स्पीड और रिलायबिलिटी को मेज़र किया जाता है। ये इस रिपोर्ट का 7th एडिशन है और इसका टाइटल दिया गया है कनेक्टिंग टू कॉम्पीट। लॉजिस्टिक्स क्या है? दरअसल लॉजिस्टिक्स में प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टोरिंग और मूविंग रिसोर्सेज आते हैं जिन्हें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को भेजना होता है। रिसोर्सेज में जहां काम करने वाले लोग, रॉ मटेरियल्स, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट आदि शामिल हैं, तो वहीं लोकेशन में प्रोडक्शन पॉइंट से कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन या दूसरे प्रोडक्शन पॉइंट्स आते हैं। ये जो एलपीआई रिपोर्ट तैयार की जाती है तो इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, यानी इसका तरीका क्या है। एलपीआई में प्रक्रिया को आसान बनाने वाले स्ट्रक्चरल फैक्टर्स और रिलायबल सप्लाई चेन कनेक्शंस को मेजर किया जाता है। इसमें क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर कंट्रोल शामिल है। इन मामलों में किसी देश का परफॉर्मेंस कैसा है इसे मेजर करने के लिए 6 की डायमेंशंस हैं और फिर इन्हीं के आधार पर एलपीआई तैयार होती है। ये डायमेंशंस क्या हैं? गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के समय कस्टम्स समेत बॉर्डर कंट्रोल एजेंसीज की क्लियरेंस प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या है? किस स्पीड से, सिंप्लिसिटी से या इससे संबंधित फॉर्मेलिटीज़ कितने समय में पूरी की जा रही हैं? ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें पोर्ट्स, रेलवे, रोड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों की क्वालिटी क्या है? कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड शिपमेंट्स को कितनी आसानी से अरेंज किया जा सकता है? लॉजिस्टिक सर्विसेज मसलन ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, कस्टम्स, ब्रोकर्स इत्यादि की क्वालिटी और एबिलिटी कैसी है? शेड्यूल्ड और एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम में डेस्टिनेशन तक शिपमेंट्स पहुंचने में कितना समय लग रहा है? दुनिया में जिन पोटेंशियल ट्रेड रूट से गुड्स की आवाजाही होती है उन सभी में किसी सामान के एक्सपोर्टिंग पोर्ट से डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचने में 44 डेज का समय लगता है। इनमें 10.5 डेज का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी फर्क भी देखा गया है। इमर्जिंग इकोनॉमीज वाले देशों ने एंड टू एंड सप्लाई चेन डिजिटलाइजेशन के जरिए पोर्ट से होने वाली देरी में डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले 70% की कमी लाई है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रीन लॉजिस्टिक्स की मांग बढ़ रही है क्योंकि हाई इनकम कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने वाले 75% शिपर्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शंस अपना रहे हैं। सबसे ज़्यादा समय शिपिंग में खर्च होता है जबकि सबसे ज़्यादा देरी सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और मल्टी मॉडल फैसिलिटीज़ पर होती है। अब इस इंडेक्स में कंट्रीज़ की पोजीशन की चर्चा कर लेते हैं। इंडेक्स में कुल 139 कंट्रीज़ को शामिल किया गया है। 2023 एलपीआई में टॉप 12 स्कोर करने वाले देश हाई इनकम इकोनॉमीज़ में है। 4.3 स्कोर के साथ सिंगापुर इनमें टॉप पर है। टॉप 12 कंट्रीज़ में 8 कंट्रीज़ यूरोप की हैं जिनमें फिनलैंड का स्कोर 4.2 जबकि डेनमार्क, नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड के स्कोर 4.1 है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी और स्वीडन के स्कोर 4.0 हैं। इसके अलावा 4 अन्य देश हांगकांग, एसएआर, चाइना, यूनाइटेड अरब एमिराट्स और कनाडा हैं। इंडेक्स में सबसे निचले 10 पायदान पर वो देश आते हैं जिनकी इकोनॉमीज कमज़ोर हैं या वो खराब है। ये देश आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, नेचुरल डिजास्टर्स या पॉलिटिकल अनरेस्ट के कारण पिछड़े हुए हैं या फिर लैंड लॉक्ड है। इनमें अफगानिस्तान और लीबिया का स्कोर सबसे कम 1.9 है। इनसे ऊपर सोमालिया 2 पॉइंट, अंगोला, कैमरून और हेती, ये इन तीनों के 2.1 स्कोर हैं। बात यदि भारत की करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल 6 स्टेजेस के सुधार के साथ भारत 139 कंट्रीज़ की लिस्ट में 38वें स्थान पर है। 2014 से भारत के परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। 2014 में भारत की रैंकिंग 54 थी। 2018 में भारत 44वें स्थान पर था। टाइमलाइंस के मामले में भारत 17 स्टेज ऊपर आया है जबकि ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग के मामले में 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर 38वां स्थान हासिल किया है। भारत और सिंगापुर के लिए मई और अक्टूबर 2022 के बीच कंटेनर्स के लिए एवरेज ड्वेल टाइम 3 दिन था। दूसरे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ के मुकाबले भारत का ये परफॉर्मेंस बेहतर था। अमेरिका में ये समय 7 दिन और जर्मनी के लिए 10 दिन था। ड्वेल टाइम से मतलब उस टाइम से है जो कोई वेसल किसी पोर्ट या टर्मिनल पर गुजारती है।
इसके साथ ही इसका मतलब उस समय से भी लगाया जाता है जब कोई कंटेनर या कार्गो वेसल पर लोड होने से पहले या अनलोड होने के बाद पोर्ट या टर्मिनल पर समय गुजारता है। ड्वेल टाइम जितना कम होगा, वेसल और मैरीन टर्मिनल ऑपरेशन में उतना ही कम खर्च आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत जैसे देशों में मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन वे महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी बदौलत ये देश एडवांस देशों की कतार में खड़े हो रहे हैं। भारत की रैंकिंग में सुधार के कुछ और भी कारण हैं, जिनमें सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा निवेश शामिल है। भारत सरकार ने पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव की घोषणा की है। 2021 में लाया गया ये प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए नेशनल मास्टर प्लान है, जिसका उद्देश्य 2024-25 तक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना और इकोनॉमी में बूस्ट लाना है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट से जुड़े सेक्टर्स जैसे उड़ान, भारतमाला, सागरमाला में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। साथ ही जीएसटी सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उठाए गए कदमों जैसे पॉलिसी रिफॉर्म्स की वजह से भी इस इंडेक्स में सुधार आया है। भारत सरकार ने 2022 में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च की थी, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए क्विक लास्ट माइल डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस को समाप्त करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए टाइम और मनी सेव करना और तेज स्पीड सुनिश्चित करना था। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी NLP के कुछ टारगेट्स फिक्स किए गए हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट को जीडीपी के 14 to 18% से कम करके 8% पर लाना। 8% की कॉस्ट को ग्लोबली बेस्ट माना जाता है। यूएस, साउथ कोरिया, सिंगापुर और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में ये कॉस्ट सबसे कम है। देश की LPI में सुधार करना और 2030 तक दुनिया के चुनिंदा 25 देशों में इसे शामिल करना। एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट करना। ये इंश्योर करना कि लॉजिस्टिकल इश्यूज कम से कम हो, एक्सपोर्ट बढ़े, स्मॉल इंडस्ट्रीज और जो लोग इसमें लगे हैं उनकी तरक्की होती रहे। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के लिए इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या है? इस पॉलिसी के जरिए इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम लाया गया है, जिसमें मिनिस्ट्रीज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, कस्टम्स, एविएशन, फॉरेन ट्रेड और कॉमर्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इसके जरिए कार्गो मूवमेंट को आसान बनाया गया है। इसी तरह यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स की डिजिटल सर्विसेज को एक सिंगल पोर्टल पर लाना है। ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज यानी ई-लॉग्स के जरिए इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग अपनी समस्याओं को सीधे सरकार के सामने रख सकते हैं। इन तमाम इम्प्रूवमेंट्स के बाद भी भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स अभी भी बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के मुताबिक इंडियन लॉजिस्टिक्स सेक्टर 2.2 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, और अगर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में 10% की कमी होती है तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ 5 to 8% होती है। अब सवाल उठता है कि किन वजहों से लॉजिस्टिक्स सेक्टर की एफिशिएंसी प्रभावित होती है। तो इसका जवाब है कि इनमें अंडर डेवलप्ड मटेरियल हैंडलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रेगमेंटेड वेयरहाउसिंग, मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड मैन पावर की कमी है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।